गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को हैंडीकैप्ड चाइल्ड के विषय में बताएंगे। इसके अंतर्गत बच्चों हैंडीकैप्ड चाइल्ड के पहचान के विषय में बताएंगे। हैंडीकैप्ड के विषय में आपको बता चुके थे, अब इनकी पहचान कैसे करेंगे इसके विषय में बताएंगे आपको। तो हैंडीकैप्ड जो होते हैं, आर्थोपैडिक बालक जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं बच्चों जो लूले, लंगड़े व अपाहिज होते हैं, जिनकी मांसपेशियां व हड्डियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। इस कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार की अपंगता का कारण जन्मजात दोष भी हो सकते हैं, वातावरणीय कारक भी हो सकता है, या जन्म के समय प्रसव के दौरान नुकीले औजार लग जाने से बच्चे अपंग हो जाते हैं। कई बार गर्भावस्था में माँ टिटनेस के इंजेक्शन लगाती है, इसकी वजह से भी बच्चे अपंग हो जाते हैं। पौष्टिक आहार न मिलने के कारण भी बच्चे अपंग हो जाते हैं। गर्भावस्था में बार बार एक्सरे कराने के कारण भी बच्चे अपंग हो जाते हैं। इस प्रकार के अपंग बालकों की बड़ी दयनीय स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने दैनिक क्रियाकलापों को कर नहीं पाते, और करते भी हैं तो इनको बहुत असुविधा महसूस होती है। इनके सीखने की गति भी बहुत धीमी होती है, इसलिए इनको पढ़ाते लिखाते समय अध्यापकों को बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। जो लूले, लंगड़े व अपाहिज बालक होते हैं, उन्हें हम विरूपित भी कह सकते हैं। ऐसे बालक जो सामान्य बालक हैं, सामान्य बालकों की तुलना में इनके अंदर शारीरिक शक्ति जो है, सशक्तता जो है, वो कम होती है, और शारीरिक सशक्तता कम होने की वजह से बच्चों इन बालकों में कुपोषण, बीमारी, पक्षाघात, रक्त अल्पता, विभिन्न प्रकार की शारीरिक असमानताओं के कारण इनके जीवन की शक्ति बहुत मंद होती है। आर्थोपेडिक निशक्त बालक, तो हम यह कह सकते हैं कि आर्थोपेडिक निशक्त बालक वह है जिसकी शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसके सामान्य सामाजिक अंतःक्रियाओं, जो सामान्य क्रियाएं हैं, जो सामाजिक क्रियाएं हैं, इन सभी में वह संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। इन सभी कार्यों को करने में वो बाधित होते हैं, इन सभी कार्यों को कर नहीं पाते हैं। इसलिए इन बालकों को विशिष्ट सेवाओं तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इस तरह के बालकों की पहचान हमें इनके कुछ लक्षणों के आधार पर करना होता है। आंशिक, जैसे हमने आपको पिछली कक्षा में समझाया था कि आंशिक रूप से श्रवण विकलांग बालक या आंशिक रूप से दृष्टि विकलांग बालकों की पहचान करके ही
उन्हें चिकित्सीय सुविधा, शिक्षा में सुविधा, तकनीकी सहायता प्रदान की जा सकती है। बिना पहचान के हम इनके लिए कुछ भी करने में असक्षम होते हैं, क्योंकि इनकी एक क्राइटेरिया, एक क्षेत्र निर्धारित है। दृष्टिहीन बालक अगर हमने कहा तो जो दो बिल्कुल दिखाई देता है वो दृष्टिहीन है, लेकिन वो भी दृष्टिहीन होते हैं जो आंशिक रूप से जिनको दिखाई देता है। जिनको आंशिक रूप से दिखाई देता है उनको भी हम उसी श्रेणी में रखते हैं क्योंकि अक्षम है वो। ठीक उसी प्रकार से अस्थि विकलांग बालकों की पहचान भी आवश्यक है, और अस्थि विकलांग बालकों की पहचान करना इतना कठिन नहीं है। उनकी पहचान बहुत सरलता से हो जाती है। अस्थि विकलांग बालकों की पहचान के लिए उनके व्यवहार अनुसूची का उपयोग किया जाता है। उनके लिए एक अनुसूची बनाई जाती है, एक तालिका बनाई जाती है। उस तालिका के आधार पे यह देखा जाता है कि उनका व्यवहार कैसा है, उनकी मांसपेशियां, उनकी शारीरिक क्षमता, शारीरिक गतिविधियों का व्यवहार कैसा है, उस अनुरूप में हम उनकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले जिन बालकों का अपने शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण नहीं होता है, अपने ही अंगों पर उनका अपना नियंत्रण नहीं हो पाता है, मांसपेशियों में उनका सहयोग का अभाव रहता है, ऐसे बालकों को हम हैंडीकैप्ड बालक कहते हैं। ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? ऐसे बालकों को हम आर्थोपेडिक या हैंडीकैप्ड बालक कहते हैं। इसके साथ साथ अगर वह कुछ कार्य करना चाहते हैं, अपनी अक्षमता, शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी अगर कोई बालक कोई कार्य करना चाहता है तो शारीरिक कार्यों के दौरान, अभ्यास के दौरान उन्हें दर्द या कठिनाई का अनुभव करना, यह भी उनकी पहचान के लिए सहायक होता है। इसके साथ साथ वस्तुओं को उठाने तथा रखने में कठिनाई का अनुभव होना, चलते समय पैर का सही से न पड़ना, लड़खड़ाना। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जब चलता है, चलना शुरू करता है, पैरों को रखता है, गिरता है, उठता है, संभलता है, लेकिन वो संभल जाता है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसकी गामक क्रियाओं का विकास होता है। लेकिन ये आर्थोपेडिक बच्चे हैं, इनके शरीर में शारीरिक क्षमताओं की कमी है, जिससे वो शक्ति नहीं मिल पाती है कि वह अपने शारीरिक अंगों का बैलेंस कर पाएं, इसलिए वो लड़खड़ा कर चलते हैं और कभी कभी वो चलते चलते गिर जाते हैं। ऐसे बच्चे, इस तरीके के व्यवहार वाले बच्चों को आर्थोपेडिक की श्रेणी में रखते हैं। इसके साथ साथ आप सामान्य समाज में भी देखते होंगे, आसपास में भी देखते होंगे, जो बच्चे वैसाखी की सहायता से चलते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है, चलने में कठिनाई का अनुभव होता है, वह भी इसी की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ साथ शारीरिक अंगों की गतिविधियां, जो शारीरिक अंग है उनमें उनकी गतिविधियों में नियंत्रण नहीं हो पाता है, गतिविधियों के नियंत्रण तथा सहयोग में अभाव का होना भी इसी श्रेणी में आता है। इसके साथ साथ हाथ, पैर, उंगली, गर्दन आदि का असामान्य होना या दोष होना। आप देखते हैं कितनी बच्चों के पैरों में 6 उंगलियां हो जाती हैं, 7 उंगलियां हो जाती हैं। किसी बच्चे का पैर एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। कोई बच्चा ऐसा जन्म लेता है जिनके दोनों हाथ ही कटे होते हैं,
ये आर्थोपेडिक की श्रेणी में आते हैं। इनको देखकर समझ में आ जाता है, इनके व्यवहार, इनके देखने के बाद जो व्यवहार दिखता है उससे समझ में आता है कि ये बच्चे आर्थोपेडिक हैं। जिनके हाथ हैं तो पैर नहीं है, पैर हैं तो हाथ नहीं है, और शरीर सही है तो कहीं कुबड़ा पीठ निकला हुआ है, पीठ पे कुबड़ निकला हुआ है। ऐसे इस तरीके से इनकी पहचान की जाती है। ये चलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं और बहुत ज़्यादा चल भी नहीं सकते हैं। नकली अंगों की सहायता लेने तथा उपयोग करने वाले होते हैं। इनको चलने में भी परेशानी होती है, उठने बैठने में भी परेशानी का अनुभव करते हैं। इस तरीके के व्यवहारों की अनुसूची के उपयोग से अस्थि विकलांग बालकों की पहचान की जा सकती है। अधिकांश शारीरिक अथवा अस्थि वक्रता को देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये बच्चे आर्थोपेडिक यानी अस्थि विकलांग बालक हैं और इनको अस्थि विकलांग बालकों की श्रेणी में बच्चों रखा जाता है। स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान हम कैसे ये जानेंगे कि एक बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ है? क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य बाधित बालक जो है वह शरीर से हो सकता है स्वस्थ, शरीर उसका सामान्य बालकों की तरह हो, तो उन बालकों को कैसे पहचानेंगे जो सामान्य बालक जैसे दिखते हैं लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। और जब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो अन्य कार्यों एवं क्रियाओं में वो सही ढंग से भाग नहीं ले पाते हैं। शारीरिक रूप से जो पीड़ित बालक होते हैं इनका शारीरिक रूप से पीड़ित होने के कारण बुद्धि लब्धि, इनके पास बुद्धि लब्धि कम नहीं होती है, सामान्य बालकों जैसे, बिल्कुल सामान्य बालकों जैसे होते हैं, लेकिन इनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं होता है। ये हमेशा बीमार रहते हैं। ये बीमार रहने की वजह से इनके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसके कारण ये किसी भी जगह कहीं भी समायोजन नहीं कर पाते हैं। और इसका कारण क्या है? शारीरिक अस्वस्थता। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण ये सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर सकते। दिखते ये सामान्य बालक जैसे हैं, शारीरिक गठन, इन्हें कोई विकलांगता नहीं है कि इनका हाथ कटा है, पैर कटा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये हमेशा बीमार रहते हैं। इस कारण इनकी जो शारीरिक शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। शारीरिक शक्ति जिसकी क्षीण होगी, जब ऊर्जा ही उसके शरीर में नहीं रहेगा, तो जिस व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, ऊर्जावान ही नहीं है, तो वो कार्य कैसे करेगा? उसके सोचने समझने की शक्ति कहाँ से आएगी? इसलिए इनका कार्य क्षमता पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण इन्हें भूख भी कम हो लगती है, और भूख नहीं लगती है जिसकी वजह से भोजन नहीं करते हैं। और भोजन नहीं करने से आपको पता है कि जब संपूर्ण भोजन, एक बालक विकास की अवस्था में अगर संपूर्ण पोषक तत्वों को नहीं लेता है तो उसे कैलोरी नहीं मिल पाती है। जो अपेक्षित ऊर्जा उन्हें भोजन से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इससे ये बालक अंदर ही अंदर और कमजोर हो जाते हैं और इन्हें कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। कमजोर होने के कारण इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है, इम्यूनिटी पावर भी कम होता है।
ये हर परिवेश, हर वातावरण में जल्दी समायोजन नहीं कर पाते हैं। इनको कोई भी बीमारी बहुत जल्दी ग्रसित कर लेती है, जिसके कारण ये हमेशा बीमार रहते हैं। इनके माता पिता ये चाहते हैं कि ये संपूर्ण संतुलित आहार ग्रहण करें, उनके लिए व्यवस्था भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये बालक अपने स्वास्थ्य के कारण अक्षम हो जाते हैं। हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक समायोजन के क्षेत्र में, कार्य करने के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में इनका व्यवहार चिड़चिड़ा रहता है, और अवसाद में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बीमार रहते हैं। तो स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान कैसे किया जाए? स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान के लिए जिन बालकों में ये लक्षण पाए जाते हैं, जैसे जिन बालकों को अक्सर खांसी रहती है, अक्सर वो खांसते रहते हैं बिना मौसम के ही, सर्दी जुकाम महीने वीकेंड हो सकता है, मौसम परिवर्तन हुआ तो हो सकता है, लेकिन जो हमेशा खांसता रहे तो इसका मतलब वह कहीं न कहीं स्वास्थ्य उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। कम श्वास ले पाना, सामान्य व्यक्ति एवं सामान्य बालकों की तरह वह श्वास नहीं ले पा रहा है, उसको श्वास लेने में कठिनाई आती है। इस व्यवहार के कारण भी, इन लक्षणों के कारण भी उनकी पहचान होती है। जिन बच्चों में सांस लेने में तकलीफ होती है, स्वास्थ्य बाधित बच्चों का त्वचा का नीला पड़ जाना, अचानक से उनकी त्वचा नीली पड़ जाती है, तो इससे पता चलता है कि वो स्वास्थ्य उनका प्रभावित हुआ है। ऐसे बालकों एवं व्यक्तियों में जल्दी थकावट का आना होता है, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी भूख लगती ही नहीं है, बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, अपनी बीमारी से वो त्रस्त होकर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हमेशा बीमार होने की वजह से उन्हें कमजोरी सी रहती है, जिसके कारण उनके अंदर घबराहट रहता है, डर रहता है कि अब मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, शायद मैं सामान्य ढंग से कार्य कर पाऊंगा भी कि नहीं। इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, फेंकते हैं, तोड़ते हैं। इसके साथ साथ इनको अधिक प्यास लगता है। सामान्य से दिखने वाला ये बालकों का स्वभाव सामान्य नहीं होता है, इनका स्वभाव असामान्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये निराशा से ग्रसित हो जाते हैं, इनके अंदर आशा नहीं रहता है। इनका स्वास्थ्य इनको इतना कमज़ोर बना देता है कि इनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है, जीवन के प्रति हताश हो जाते हैं, इन्हें जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, परिवार के लोग अच्छे नहीं लगते हैं, माता पिता अच्छे नहीं लगते हैं, भाई बहन अच्छे नहीं लगते हैं, किसी भी कार्य में इनका मन नहीं लगता है। जीवन के प्रति इस निराशा भरे दृष्टिकोण के कारण इनके स्वभाव में परिवर्तन आता है। क्योंकि इनका स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है। ऐसे बालकों को अधिक पसीना आता है, इचिंग होती, खुजली होती है, सूखी खांसी होने लगती है, कमजोरी के कारण इनके सीने में दर्द होता है, सीने में बराबर दर्द बना रहता है। क्यों? क्योंकि घबराते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, इसलिए इनके सीने में भी दर्द होता है। न खाने की वजह से, हमेशा बीमार रहने की वजह से और बीमारी का कारण न पता चलने की वजह से इनका भार धीरे धीरे कम होने लगता है।
और ये थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य करना चाहते हों या शारीरिक अभ्यास व्यायाम करना चाहते हैं तो व्यायाम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा कार्य करने या थोड़ा व्यायाम करने पे इनकी सांसें फूलने लगती हैं। ऐसे बालकों को हम स्वास्थ्य बाधिता के अंतर्गत लाते हैं, जिनका भार बहुत कम है। अक्सर अत्यधिक प्रेशर में आने पर, अत्यधिक तनावपूर्ण आने पर ये बेहोश हो जाते हैं। जिन बालकों के नाखून व होंठ नीले होते हैं, जिनके स्वभाव में उग्रता रहती है, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेना, क्रोधी स्वभाव का होना, चिड़चिड़ा होना, चीज़ों को फेंक देना, बातों को न समझना, इस तरह के लक्षण जिन बालकों में पाए जाते हैं वो स्वास्थ्य बाधिता के लक्षण होते हैं। इनके जोड़ों, टांगों और भुजाओं में दर्द होता है। संवेगात्मक संतुलन शीघ्र खो देते हैं। संवेगों पर इनको नियंत्रण नहीं रहता है। इनके अंदर सकारात्मक संवेग बहुत कम उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, संवेगों पर संतुलन नहीं कर पाते हैं। संवेगों पर संतुलन का मतलब कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, चिल्लाने लगेंगे, फेंकने लगेंगे, तोड़ने लगेंगे या किसी से बात ही नहीं करेंगे, अपने आप को कमरे में अकेले बंद कर लेते हैं। इन ऐसी स्थितियों, ऐसे लक्षणों के बच्चे जिनमें असमायोजन हो, न परिवार से समायोजन कर पा रहे हैं, न अपने आप से समायोजन कर पा रहे हैं, न परिस्थितियों से समायोजन कर पाते हैं, इस प्रकार के लक्षणों, जिन बच्चों में इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं तो इस प्रकार के लक्षण वाले बालकों को स्वास्थ्य बाधित बालक कहा जाता है। एक शिक्षक एवं अभिभावक जिन भी बालकों में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो लक्षणों के आधार पर स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान कक्षा में अध्यापक को कर लेनी चाहिए। क्योंकि अध्यापक जब पढ़ाने जाता है तो उसको हर बच्चे पर उसका ध्यान जाता है। अब जिन बच्चों में ये लक्षण दिखाई देंगे वो अलग होंगे, सामान्य बालकों से इनके व्यवहार अलग हो जाते हैं, इसलिए अलग से समझ में आते हैं। और जब उनकी पहचान हो जाए, अध्यापक को जब उनकी पहचान हो जाती है तो ऐसे बच्चों को अध्यापक का कर्तव्य होता है कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पहचानने का प्रयास करें, कारणों को जानने का प्रयास करें। इसके साथ साथ बालकों के व्यवहार से भी उनके समस्याओं का बोध हो जाता है। तो शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उनको उसी प्रकार से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनके विषय में जानकारी हासिल करें, उन्हें विशेषज्ञों का सलाह लेकर चिकित्सीय उपचार कराना चाहिए, चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। उनके माता पिता को बताना चाहिए कि आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इनको दिखाइए, इनके लिए आप जागरूक होइए, इनको संतुलित भोजन कराइए, इनका जांच कराइए। इसके उपरांत उनके उपचार की व्यवस्था की जाती है। स्वास्थ्य बाधित बालकों की पहचान के पश्चात बच्चों अब आता है मानसिक मंदित बालकों की पहचान। अभी तक हमने आप लोगों को बताया कि शारीरिक रूप से बाधित, जैसे दृष्टि बाधित बच्चे, दृष्टि विकलांग, श्रवण विकलांग तथा अपंग बालकों की पहचान देखकर ही कर सकते हैं। जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक भी मंद अधिगामी होते हैं, लेकिन क्या सभी बच्चे मंद अधिगामी होंगे? ऐसा नहीं होगा।
परंतु सभी प्रकार के अधिगामी होते हैं, उनको देख रखे। लेकिन क्या सभी प्रकार के मंद अधिगामी बच्चों को हम देखकर पहचान सकते हैं? तो नहीं, सभी प्रकार के मंद अधिगामी बच्चों को देखकर पहचान नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसका कारण होता है कि उनका स्तर, सामान्य स्तर निम्न होता है। उनके रहन सहन का जो स्तर होता है वो बहुत निम्न होता है। वो शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका रहन सहन का स्तर सामान्य स्तर से भी बहुत निम्न होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से सापेक्ष होते हैं। ऐसे बालक इस तरह में कम विकसित समाज में, जिस समाज का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, कम विकसित समाज में इस प्रकार के बालक अपनी ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। जिस समाज में शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा बहुत कम है, आवश्यकताओं की लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, रहन सहन का स्तर बहुत निम्न है, जो भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं, एक टाइम खाते हैं तो दूसरे टाइम की व्यवस्था करते हैं, दूसरे समय का भोजन भी उनको मिल पाएगा कि नहीं ये उनको पता नहीं रहता है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल निम्न है, जो रहने के लिए झुकी झोपड़ी में बेबस हैं, मजबूर हैं, जिनको ये तक पता नहीं होता है कि आज हमारे बच्चे खाएंगे कि नहीं। ऐसे समाज में इस प्रकार के बालक अपनी ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं और अपने आप को अपने समाज के अनुकूल भली भांति व्यवस्थित कर लेते हैं। इन बालकों की सीमाओं और मंदिता का जानकारी विद्यालय में जाकर ही हो पाती है। इनके समाज के लोग नहीं पहचान पाते हैं इनको कि मानसिक मंदित है, नहीं इनके परिवार के लोग, नहीं इनके माता पिता, इतने वो शिक्षित नहीं हैं, इतने वो जागरूक नहीं है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। तो जब तक ये बालक विद्यालय नहीं जाते हैं, इन बालकों की सीमाओं यानी मानसिक मंदता की सीमाओं का पता विद्यालय जाकर ही लग पाता है। विद्यालय जाने पर ही क्यों लगता है, यह प्रश्न उठेगा आपके दिमाग में। तो विद्यालय जाने पर ही इन बालकों की पहचान होती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे सामान्य बालकों के साथ पढ़ लिख नहीं सकते, जबकि मानसिक स्तर सामान्य बालकों के समान तथा अधिक भी होता है। मानसिक स्तर इनका सामान्य बालकों के समान होता है या उससे अधिक भी होता है, लेकिन इन्होंने अपने परिवेश के अनुसार, अपने सामाजिक परिवेश के अनुसार अपने आप को अपने समाज के अनुरूप में भली भांति से व्यवस्थित कर लिए हैं। अब उनकी मानसिकता वहीं तक स्थिर हो गई, कुंठित हो गई है, वह आगे की नहीं सोच पाते हैं। जो उनको दिखा, जो उनको परवरिश मिला, जो उनके आसपास का वातावरण था, उसी के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब ये विद्यालय में गए तो सामान्य बच्चों की भांति ये पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं हो पाए, जबकि इनका मानसिक स्तर सामान्य था, सामान्य बालकों के समान था या उससे अभी अधिक था।
ये बालक सरल गणनाएं, सरल तरीके से सरल गणित नहीं कर पाते हैं, सरल तरीके से जोड़ घटाना नहीं कर पाते हैं, पढ़ने की क्रियाएं नहीं कर पाते हैं। सामान्य बालकों के बराबर ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जो अधिगम की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से 3 आर लिखना, पढ़ना तथा गणित, यानी ये 3 प्रकार के रिटायर्ड होते हैं। 3 आर का मतलब क्या हुआ? मेंटल रिटायर्ड। 3 आर लिखने में अक्षम, पढ़ने में अक्षम और गणना करने में अक्षम। ये तीनों रूप में 3 आर जो है सैद्धांतिक दृष्टि से 3 आर की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इनमें ये सरलता, ये कार्य नहीं हो पाता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बच्चों, 20वीं शताब्दी के आरंभ में जब मनोविज्ञान का प्रयोग आरंभ हुआ, जब शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग आरंभ हुआ और मानव की गतिविधियों और मानव को समझने के लिए, व्यक्ति को समझने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग आरंभ हुआ और बालक के विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी मनोविज्ञान के माध्यम से हुआ। उस समय कुछ अनुसंधान कार्यों द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि यदि मंद अधिगामी बालकों को एक सीखने का अच्छा वातावरण दिया जाए, जिस वातावरण से, उस वातावरण में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर इन्हें उस वातावरण से, उनके अपने जो वातावरण है, जो सामान्य स्तर से निम्न है, उस वातावरण से निकाल के एक अच्छा वातावरण प्रदान किया जाए, एक अच्छा वातावरण दिया जाए, तो मंद अधिगामी बालकों को एक सीखने का अच्छा वातावरण दिया जाए तो इनमें विकास अच्छा होता है। सन 1905 में बीने महोदय ने बुद्धि परीक्षा की मापनी का विकास किया। बीने महोदय ने 1905 में बुद्धि परीक्षा की मापनी का विकास किया और उन्होंने बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया। उन्होंने बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया। तो बुद्धि लब्धि के आधार पे अनेक वैज्ञानिकों ने बालकों का वर्गीकरण किया। आईक्यू लेवल, वास्तविक आयु और मानसिक आयु के अनुरूप, बुद्धि लब्धि के आधार पर उनके अनुरूप वैज्ञानिकों ने बालकों का वर्गीकरण किया, जिससे यह पहचान की गई कि कौन से बालक प्रतिभाशाली हैं, कौन सामान्य है तथा कौन पिछड़ा हुआ है। इसी के आधार पे बच्चों मानसिक मंदित बालकों की पहचान हुई। इन बालकों की पहचान के लिए 2 मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। पहला मानसिक स्तर का और दूसरा शैक्षिक उपलब्धि के आधार पे। पहला मानसिक स्तर और दूसरा शैक्षिक उपलब्धि। बुद्धि लब्धि के आधार पर सामान्य और सामान्य से ऊपर है। बुद्धि लब्धि के आधार पर ये सामान्य और सामान्य से ऊपर है। और विद्यालय के अंतर्गत आईक्यू लेवल इनका सामान्य या सामान्य से ऊपर है, लेकिन विद्यालय के आधार पे देखें, विद्यालयीय स्तर के आधार पे देखें
तो विद्यालय स्तर के आधार पर अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ पढ़ लिख नहीं सकते हैं, तब उसे मानसिक विकलांग कहा जाता है। इस प्रकार उपरोक्त मानदंडों का प्रयोग करके ही इन बालकों की पहचान की जाती है और यह अत्यधिक संभावना है कि सामान्य विद्यालयों में भी मंद अधिगामी बालकों का कुछ प्रतिशत होता है। ये आप सभी जानते हैं कि सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले बहुत सारे, अगर हम कह सकते हैं कि 100 बच्चे हैं तो उसमें 2 बच्चे मंद अधिगामी बालक भी हो सकते हैं और होते हैं। इन बालकों में मामूली बाधिता दिखाई देती है जिससे कि इनका पहचान नहीं हो पाता है। मामूली बाधिता के कारण इन्हें सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है, परंतु यह बालक कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं, कक्षा में फैले होते हैं और उनकी असफलता का कारण नहीं पता चल पाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय में प्रवेश देने से पूर्व प्रत्येक बालक एवं बालिकाओं का मानसिक स्तर ज्ञात किया जाए। मानसिक स्तर ज्ञात करने के पश्चात ही बच्चों, जब मानसिक स्तर ज्ञात किया जाएगा और उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को भी ध्यान में रखना होता है, ध्यान में रखकर ही उसके अनुरूप उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के परीक्षण और प्रविधियों का विकास किया जिसे मंद अधिगामियों की पहचान की जाती है। वे परीक्षण, सबसे पहला था निरीक्षण प्रविधि यानी ऑब्जर्वेशन टेक्निक। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान तभी हो पाती है बच्चों, जब उन्हें विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। कक्षा में शिक्षक पठन पाठन के दौरान, शिक्षक अथवा विशेषज्ञ पठन पाठन के दौरान शैक्षिक गतिविधियों के समय बालकों के व्यवहार से इनकी पहचान कर लेते हैं। इस निरीक्षण प्रविधि को बड़े साधारण ढंग से अनौपचारिक रूप से किया जाता है। क्योंकि अध्यापक उसे देखता है, उसको समझता है। प्रत्येक दिन वो कक्षा में जाता है। निरीक्षण करते समय शिक्षक को उनके व्यवहारों की आवृत्तियां लगानी होती हैं। ऑब्जर्व कर रहा है, वो डेली देख रहा है, प्रतिदिन देखता है। विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे खेल के मैदान में, कक्षा में, साथियों के साथ तथा घर में निरीक्षण किया जाता है और यह निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और निरीक्षण करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जिन व्यवहारों का आलेख तैयार किया है उनका विश्लेषण भी किया जा सके। निरीक्षण विधि से बालकों के व्यवहार का स्वाभाविक आकलन होता है। इसके पश्चात दूसरी विधि
होती है इनकी एकल अध्ययन विधि। एकल अध्ययन विधि बच्चों यह एक ऐतिहासिक विधि होती है। यह एक ऐतिहासिक विधि होती है, अर्थात इसमें बालक के जन्म से लेके वर्तमान तक की विविध सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके संकलन, सूचनाओं का संकलन किया जाता है विभिन्न स्रोतों से। संकलन विभिन्न स्रोतों से किया जाता है और सूचनाओं को इकट्ठा करते समय इसके अंतर्गत माता पिता, भाई बहन, साथी, पड़ोसी सभी से मिलकर साक्षात्कार करके सूचनाओं को एकत्र किया जाता है और बालक और जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है बालक संबंधी जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है, इसके साथ साथ बालक संबंधी विद्यालय के उपलब्ध आलेखों को भी एकत्रित किया जाता है और इन सूचनाओं के आधार पर ही बालक का निदान किया जाता है और उसकी मंदता के कारणों का भी बोध हो जाता है, जिससे इनके में सुधार किया जा सकता है। तीसरी परीक्षण विधि है बच्चों डॉक्टरी परीक्षण। बालक संबंधी मानसिक मंदता का जब हम पहचान करते हैं तो उसमें डॉक्टरी परीक्षण को भी लेते हैं। इसमें बालक संबंधी सूचनाओं से उसे शारीरिक विकलांगता का बोध, जो भी सूचनाएं इकट्ठी हैं उनसे शारीरिक विकलांगता का बोध नहीं हो पाता है, जबकि मंद अधिगामी बालक मामूली रूप से बाधित है, तब उसकी पहचान नहीं हो पाता है सूचनाओं के माध्यम से। उस समय इसकी जानकारी के लिए डॉक्टरी परीक्षण, इसका ज्ञान कि इसमें क्या बाधित है, इसके लिए डॉक्टरी परीक्षण की आवश्यकता होती है और इसकी पहचान डॉक्टरी परीक्षण से ही की जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि उनकी पहचान के लिए डॉक्टरी परीक्षण ही कराया जाए, जिससे कि उनकी असमर्थताओं, कमजोरियों तथा विकलांगता का पता चल सके। जब बच्चा मंद अधिगामी होता है, उसकी सभी क्रियाएं सामान्य बालकों जैसी हैं, केवल पठन पाठन सामान्य बालकों जैसी नहीं है। बुद्धि लब्धि उसकी सामान्य से ज़्यादा भी है और सामान्य भी है। ऐसी स्थिति में अगर उसकी पहचान निरीक्षण विधि और एकल विधि के माध्यम से नहीं हो पा रही है, बहुत मामूली है, वो अधिगामी से पीड़ित है, तो इसके लिए डॉक्टरी सलाह का लेना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टरी परीक्षण के माध्यम से इसका पता लगाया जाता है कि उनकी अक्षमता क्या है, विकलांगता, कमजोरियों का पता चल सके और उसके पश्चात परीक्षण के पश्चात डॉक्टरी उपचार करके उनमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने आपको मंद अधिगामी बच्चों के पहचान के लिए, अधिगामी बच्चों की पहचान के लिए 3 विधियों के विषय में बताया है। अगली कक्षा में इसके आगे की विधियों के विषय में बताएंगे। यहीं पे अब हम कक्षा समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम आगे की विधियों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।